हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। एनएमआर के अंदर आज हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 आपका रहेगा H1 एनएमआर के ऊपर। कुछ कंसेप्ट हमारे पास रहते हैं लाइक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। से पहले इसे हम कर लेते हैं। जो हमें कंसेप्ट स्टडी करने हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहते हैं एंड H1 एनएमआर के ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें भी हम सॉल्व करके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मेथड हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर अनसैचुरेशन अगर प्रेजेंट है तो कौन सा है, क्या उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर कोई एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है। उसकी इंफॉर्मेशन हमें डीबीई के थ्रू मिलती है। ये हमें शो करता है नंबर ऑफ अनसैचुरेशन इन मॉलिक्यूल। डबल बॉन्ड एज लाइक ट्रिपल बॉन्ड या फिर एरोमेटिक रिंग की इंफॉर्मेशन देता है। अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला लाइक CXHY है तो उसके लिए DBE का फॉर्मूला रहेगा X+1 -Y/2, जहाँ पे X रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड Y रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मॉलिक्यूल के अंदर अगर इट मीन्स DBE की अगर वैल्यू 1 आती है तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि आपके पास एक डबल बॉन्ड आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। अगर 2 DBE की वैल्यू आ रही है तो इट मीन्स इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर 2 DBE को हम 1 ट्रिपल बॉन्ड के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। 1 ट्रिपल बॉन्ड अगर आपके मॉलिक्यूल में या मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू 4 DBE आ रही है इट मीन्स वो 1 बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो कि DBE की वैल्यू 6 आ गई तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 2 + 4 में, यानी एक डबल बॉन्ड है और एक एरोमेटिक रिंग है। उसके अंदर एक एरोमेटिक रिंग है। मान लो 4 DBE आ गई तो मैं उसे डिवाइड करता हूँ 2 + 2 में, मीन्स उसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस टाइप से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो और एस्टिमेट कर सकते हो कि इसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो चलिए अगर आपके पास आपके मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा हेटेरो एटम भी प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल लाइक जेड आपका हो सकता है लाइक मोनोवैलेंट एटम्स लाइक हेलोजन एटम्स, या फिर डाइवैलेंट एटम लाइक ऑक्सीजन एंड सल्फर, या फिर ट्राइवैलेंट एटम लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूले के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। अगर आपके पास मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है CXHY जेड एटम के रूप में, तो आपका जो DB का फॉर्मूला होगा वो रहेगा X+1, ये तो सेम है, माइनस Y+Z, यानी कि Z भी मोनोवैलेंट है और हाइड्रोजन इटसेल्फ मोनोवैलेंट होता है, तो Y+Z/2 करना है आपको, यानी मोनोवैलेंट स्पीसीज को आपको ऐड कर देनी है। ओके, मोनोवैलेंट को ऐड करना है तो ये आपके पास बन जाएगा X+1 -Y+Z/2। फॉर एग्जाम्पल अब हमने लिया C10H7Br, तो DB क्या बनेगा X+1 -Y+Z/2। क्यों? क्योंकि Br आपका क्या है, मोनोवैलेंट है। तो X क्या है 10, तो 10+1 माइनस ब्रैकेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन 7 प्लस नंबर ऑफ ब्रोमीन 1, तो 7+1/2, 7+1 कितना हो गया 8, 8/2 कितना होगा 4, तो 10+1 -4 मीन्स 10+1 11 -4 कितने हो जाएंगे आपके पास 7। अब 7 DB आ रहा है तो इसका अरेंजमेंट किस टाइप से करेंगे, मे बी इसमें प्रेजेंट हो सकता है 4+3, तो 4+3 आपको क्या शो कर रहा है 4 मीन्स एक एरोमेटिक रिंग हो गई, और 3 DB आप इस टाइप से एज्यूम कर सकते हो कि 2 डबल बॉन्ड या 3 डबल बॉन्ड आप ले सकते हो, या 2 डबल बॉन्ड प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हो, या 3 DBE 1 ट्रिपल बॉन्ड को भी और 1 डबल बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकता। एक आपके पास अदर है, अगर आपके पास डाइवैलेंट एटम प्रेजेंट है, डाइवैलेंट लाइक ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो फॉर्मूला के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है, नो चेंजेस इन फॉर्मूला, यानी कि DB का फॉर्मूला क्या रहेगा X+1 -Y/2, नो चेंजेस इन फॉर्मूला। अगर आपके पास ट्राइवैलेंट एटम्स आते हैं लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, तो फॉर्मूला में चेंजेस होता है। मोनोवैलेंट में से ट्राइवैलेंट को आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल
जो फॉर्मूला बनेगा वो रहेगा DBE इक्वल्स टू x+1 माइनस मोनोवैलेंट में से ट्राईवैलेंट नंबर को घटाना है y माइनस z/2। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो मॉलिक्यूल है C12H12N2, तो DB क्या बनेगा x+1 यानी 12+1 माइनस ब्रैकेट मोनोवैलेंट 12 माइनस ट्राईवैलेंट यानी 2, तो 12 माइनस 2/2, तो 12 माइनस 2 कितना हुआ 10, 10/2 इक्वल्स टू 5, तो 12 प्लस 1 माइनस 5, तो 12 प्लस 1 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8, तो ये आपके पास DBE आ गया 8। अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लेते हैं कि भाई DBE रूल को किस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। कुछ मॉलिकुलर फार्मूला आपको दे रखा है और कुछ सिग्नल्स दे रखे हैं, सिग्नल के स्पेसिफिक डेल्टा वैल्यूज दे रखी है और जे वैल्यू दे रखी है, तो स्ट्रक्चर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो हम कैसे यूज में लेंगे DBE को, तो चलिए रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिए रखा प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है और H1NMR के कुछ डाटा गिवन है। तो पहला मुझे जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन रहता है तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ता है DBE। DBE मुझे एक इंफॉर्मेशन देता है अनसैचुरेशन आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को पहले मैं एनालाइज करता हूँ। कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन डबल यानी कि डाईवैलेंट है, इसलिए DBE के अंदर कोई इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसे कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकलता है वो लिख लेगा ट्राईवैलेंट मॉलिक्यूल ट्राईवैलेंट एटम के लिए, यानी x+1 माइनस y माइनस z/2। तो ये रह गया आपका x+1 माइनस y माइनस z। z कितना नंबर ऑफ हेटेरो एटम ऑफ नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट एटम, तो 1 है नाइट्रोजन तो ये 1। तो 5x यानी कि x की वैल्यू 5 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 9 माइनस 1/2, तो 5 प्लस 1 6 और 9 माइनस 1 8/2, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2। अब 2 DB मीन्स क्या रहेगा 2 डबल बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट है। 2 DB क्या इंडिकेट करता है 2 डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, अब वो किस टाइप से रहेंगे वो देखना पड़ेगा। अब 2 डबल बॉन्ड आ गए। अब मेरे पास NMR डाटा से उसे देखते हैं। एक सिग्नल है मेरे पास क्वार्टेट 4.2 ppm पे और वो 2 हाइड्रोजन के कारण है। एक मेरे पास क्वार्टेट ही है लेकिन ये 5.2 ppm पर प्रेजेंट आ रहा है और वो 1 हाइड्रोजन के कारण, यानी कि 1 हाइड्रोजन के नेबर में कितने हाइड्रोजन होंगे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, इसलिए क्वार्टेट आ रहा है ना। और 5.2 आ रहा है तो इट मीन्स ये कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डीसिल्डिंग है। क्या है सबसे ज़्यादा, देखो 5.2 की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो सारे डाटा शीट में 5.2 सबसे ज़्यादा है, मीन्स सबसे ज़्यादा डीसिल्डेड ये है। उसके बाद 4.2 मीन्स कहीं ना कहीं जो 4.2 एंड 5.2 वाले कार्बन है वो हेटेरो एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होंगे। अब हेटेरो एटम क्या हो सकता है, ऑक्सीजन ही है मेरे पास और नाइट्रोजन है, तो एक तो 2 डबल बॉन्ड है और 4 ऑक्सीजन है, तो एक ग्रुप मेरे पास बन सकता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रहता है मेरे पास NO2, ठीक। और NO2 में एक डबल बॉन्ड होता है लाइक दिस वन में N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन से अटैच रहता है, तो एक डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आ गया। और दूसरा ऑक्सीजन रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन हो सकता है या फिर आपका हो सकता है एस्टर। अब चूंकि 4 में से 2 ऑक्सीजन यहाँ पे चले गए तो बचे कितने ऑक्सीजन 2, तो वो फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप आपका हो सकता है आप लिख सकते हो एस्टर लाइक दिस वन। अब इनका अरेंजमेंट शो करना है। टोटल कार्बन कितने हैं 5 में से एक एस्टर में चला गया, बचे कितने 4, तो 4 का एक आप चेन ले लेते हैं, ठीक है 1 2 3 एंड ये 4। अब चूंकि एक कार्बन जो मिथेलिन कार्बन आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ NO2 भी प्रेजेंट है, एस्टर भी प्रेजेंट है, इसीलिए इस पर्टिकुलर 1H का ये 1H क्या दिया था क्वार्टेट। क्वार्टेट क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके नेबर में मेरे पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो 3 हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है, इसलिए इसका क्या मिल रहा है क्वार्टेट। और 5.2 पे क्यों मिला, क्योंकि इसके साथ हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो एंड कार्बोनिल अटैच्ड है, इसलिए ये मिला आपका 5.2 ppm।
और इस CH3 के प्रोटॉन के कारण आपको मिलेगा डबलेट। ठीक, तो यहाँ पे भी ये दे रखा है डबलेट, और इसके सेकेंड बॉन्ड डिस्टेंस पे कार्बोनिल और नाइट्रो है, इसलिए जो इसका यूजुअल पोजीशन होता है 1.3 ppm, उससे ज़्यादा पे ये आपको दिखाई देगा। तो ये 1.3 के आसपास ही दिखाई दे रहा है, सॉरी 1.8 के ऊपर दिखाई दे रहा है। 1.8 के ऊपर ये 3H का डबलेट मिल रहा है मुझे ppm ड्यू टू नाइट्रो एंड कार्बोनिल ग्रुप। अब बात करते इन दो की। अगर कोई कार्बन एटम डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो उसकी जो डेल्टा वैल्यू रहती है वो डेफिनेटली आपका 3 पॉइंट समथिंग से के ऊपर रहती है। तो अगर मैं, एक है मेरे पास डबलेट, सॉरी ट्रिपलेट, और एक है क्वार्टेट। जो आपका एथिल ग्रुप होता है ना, एथिल ग्रुप हमेशा याद रखिएगा वो रहता है आपका ट्रिपलेट एंड क्वार्टेट में। देखिए ये CH2 के कारण आपको क्या मिलेगा, इसके नेबर में 3 हाइड्रोजन है इसलिए ये देगा क्वार्टेट, और ये CH3 का जो सिग्नल है वो मिलेगा आपको, इसके नेबर में 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 1 ट्रिपलेट। तो डबलेट ट्रिपलेट या ट्रिपलेट क्वार्टेट का जहाँ पे भी पेयर बन रहा है वो थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए कि वो आपका इथाइल ग्रुप है। तो ये दिस क्वार्टेट और दिस ट्रिपलेट, ये जो पेयर बना 4.2, इस येलो मार्क जो मैं कर रहा हूँ ध्यान रखिएगा, येलो नहीं ग्रीन कर देता हूँ, दिस ग्रीन क्वार्टेट है और दिस विच ग्रीन क्वार्टेट है, और ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसलिए ऑक्सीजन प्लस कार्बोनिल दोनों है, इसलिए ये 4.2 ppm पे चला गया, और 2 हाइड्रोजन के कारण है, ये 2 हाइड्रोजन। इसी टाइप से पिंक कलर में यूज लेता हूँ ट्रिपलेट के लिए। ये टर्मिनल CH3 आपका देगा ट्रिपलेट, ओके, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो ये आपका ट्रिपलेट देगा, और 1.3 ppm पे 3H के कारण। तो इस टाइप से ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो काफ़ी माइंड यूजिंग क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता रहती है, और काफ़ी सारे कंसेप्ट आपको यहाँ से वहाँ ज्वाइन करने पड़ते तो ही हम इसे यूज कर पाते। सेकेंड हमारे पास जो क्वेश्चन है उसे भी देखते हैं। C4H8O3, अब ऑक्सीजन एटम डाइवैलेंट है, इसलिए जो इसका DB आप निकालोगे DBE, उसके अंदर ऑक्सीजन को कंसिडर नहीं करना, तो फॉर्मूला रहेगा x + 1 - y/2। x कितना है 4 + 1 - 8/2। 8/2 क्या रहेगा 4 - 4 + 1, तो -4 से +4 कैंसिल 1, यानी कि 1 DBE इसके अंदर प्रेजेंट है। 1 DB मीन्स 1 डबल बॉन्ड, और साथ में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, मे बी आपके पास हो सकता है एस्टर, मे भी आपके पास हो सकता है, एक एस्टर में तो 2 ऑक्सीजन चले गए फिर भी एक बच रहा है, तो वो अल्कोहल के रूप में हो सकता है या फिर ईथर के रूप में हो सकता है। तो इन तीनों फंक्शनल ग्रुप को आपको फिट करके देखना पड़ेगा। तो अब मुझे तो इतना तो पता चल गया कि मेरे पास एक एसिड है और इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो ईस्टर या अल्कोहल। अब डाटा क्या दे रखा है, एक मुझे दे रखा है सिंगलेट 3.8 ppm पे, और ये है 3H के कारण, 3H के कारण 3.8 ppm पे सिंगलेट। 3.8 कब आता है, जब आपका कार्बन जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो, मीन्स इस मॉइटी में अगर मैं यहाँ पे CH3 ऐड कर दूँ तो इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए मुझे सिंगलेट मिलेगा, और 3 हाइड्रोजन के कारण मिलेगा, तो ये 3 हाइड्रोजन के कारण है, और वो 3.8 के आसपास मिलेगा। तो डेफिनेटली एक तो मुझे मिल गया, ये इस टाइप का मेरे पास मॉलिक्यूल के अंदर ये मॉइटी होगी, ओके। अब है मेरे पास क्वार्टेट 4.2 ppm और 1H के कारण, ये कब मिलेगा मेरे पास, पहली चीज तो क्वार्टेट मिल रहा है, तो 1H है, मीन्स 1H कब होगा, जब कार्बन के ऊपर एक ही H अटैच्ड है, तो बाकी के इसकी 3 वैलेंसी अलग अलग चीज से फिल होगी, एक इस मॉइटी के साथ जोड़ दी मैंने। अब क्वार्टेट है तो इसके नेबर में कितना होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो ये CH3 जोड़ दिया, फोर्थ वैलेंसी अभी भी इसकी बाकी रह गई। अब चूंकि ये 4.2 तक डेविएट हुआ इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली अटैच कर दिया OH से, एक फंक्शनल ग्रुप मैंने जोड़ दिया OH। तो क्या बन गया मेरे पास, इस पर जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, देखिएगा क्वार्टेट
ये क्वार्टेट वाला H है, 4.2 ppm जाएगा बिल्कुल। एक साइड में कार्बोनिल है, एक में ऑक्सीजन है इसलिए, और 1H के कारण है 1H। अब इसी के नेबर में CH3 है, तो CH3 का क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा। तो ये डबलेट कहाँ पे, 1.3 ppm, और किसके कारण, 3H के कारण। फोर्थ आपके पास है ब्रॉड सिग्नल ऑफ H एट 3.3 ppm। तो OH के लिए मुझे पता है कि ब्रॉड सिग्नल मिलता है, वेराई करता है, वो प्रोटॉन एक्सचेंज के कारण वेराई करता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर, प्रपोज्ड स्ट्रक्चर आपके पास आएगा। एक बार को हम देख लेते हैं इसमें टाइमिंग कितना है हमारा। ओके, रिकॉर्डिंग टाइम, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3, H1NMR डाटा ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास है C9H8O2। ओके, C9H8O2। तो पहला, और फिर आपके पास H1 दे भी रखा है। तो सबसे पहला मेरा काम है, जब भी इस टाइप का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर दे रखा है तो आपको DBE फाइंड करना है। अब चूंकि डाइवेलेंट है इसलिए नॉर्मल फार्मूला रहेगा x+1 माइनस वाई बाई टू। एक्स कितना है, 9+1 माइनस वाई कितना है, 8/2। 9+1 10 माइनस 8/2 मीन्स 4 हो गए, यस। और ये आ गया आपका 6। अब 6 है तो 6 को मैं डिवाइड करता हूँ समथिंग लाइक 4+2 में। तो ये जो 4 dB आपको एक एरोमेटिक रिंग दे दिया, और 2 dB आपको 2 डबल बॉन्ड दे दिए। यानी कि मेरे स्ट्रक्चर में मेरे पास एक एरोमेटिक रिंग बेंजीन की रहेगी और एक 2 डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करेंगे। अब चूंकि एरोमेटिक रिंग में कहीं ऑक्सीजन तो आएंगे नहीं, और मेरे पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, लाइक एस्टर। एक मेरे पास ये मॉइटी भी मेरे मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। अभी मुझे इसे प्रूव करना है गिवन डाटा से। अब ये बोला कि एक ब्रॉड सिंगलेट है एट 7.4 to 7.6 ppm 5 हाइड्रोजन के कारण। तो मुझे पता है कि एरोमेटिक रिंग में 5 हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि एक वैलेंसी तो उसकी किसी अटैच रहेगा ये इस स्ट्रक्चर से, तो बचे 5। और 7.7 to 8 का जो रीजन है वो एरोमेटिक रीजन का होता है। तो ये तो पूरा का पूरा पीएच के कारण आ गया, इसके कारण, पीएच के कारण। दूसरा दे रखा है इसने सिंगलेट 13.21 ppm, और मुझे पता है कि 13.21 ppm जो है वो हमेशा एसिड के प्रोटॉन का ही एक रेंज है। एल्डिहाइड का रहता है 9 to 10 और एसिड के लिए रहता है 9 to 12, और 13 पॉइंट जा रहा है तो डेफिनेटली COH का ही रहेगा। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब तीसरा है आपका डबलेट 7.83 ppm के ऊपर डबलेट है। अब कितने हाइड्रोजन के लिए वो यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। और एक वापस डबलेट है 6.46 ppm के लिए। अब होगा क्या कि पहली चीज तो, अगर मेरे दोनों ही डबलेट मिल रहे हैं तो मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मेरे पास अभी भी 2 डबल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो चला गया एस्टर में, बचा एक। तो कार्बन कार्बन के बीच में ये 2 डबल बॉन्ड। अब एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, ठीक है, एक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप दिस वन, और दूसरा ग्रुप यहाँ पे लग गया पीएच। अब ये एच और एच सिस या ट्रांस, ये भी मुझे यहाँ पे मेंशन नहीं है। सिस या ट्रांस कब पता चलता, जब कपलिंग कांस्टेंट के कुछ वैल्यू दे रखे होते। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में ये देख सकता हूँ कि इस हाइड्रोजन के लिए डबलेट कब मिलेगा, जब इसके नेबर वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन होगा तो है। इस हाइड्रोजन के लिए भी डबलेट कब मिलेगा, जब नेबर में एक हाइड्रोजन होगा। बट दोनों की डेल्टा वैल्यू डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ग्रीन वाले हाइड्रोजन की, ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ एसिड भी है और ये एल्किन भी है। तो एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट के कारण इसकी खुद की वैल्यू समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए थी, और ड्यू टू एसिड ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, इसलिए ये 4.2 से और ज़्यादा शिफ्ट होकर डाउनफील्ड में चला जाएगा 7.83 ppm तक। तो ये जो ग्रीन वाले प्रोटॉन की आपके पास ppm वैल्यू आएगी, डेल्टा वैल्यू, वो रहेगी 7.83 ppm। जबकि आप येलो वाले प्रोटॉन की बात करते हैं, जबकि ग्रीन वाले प्रोटॉन की बात करें तो इसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो कितनी आएगी, देखिए। ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो एल्कीन है, तो 4 पॉइंट समथिंग तो होना चाहिए थी,
प्लस पीएच और जुड़ गया तो इसने और डिसल्टेड कर दिया, तो 4 से लेके 2 डिजिट मान के चलो कि 6.46 तक ये डेल्टा वैल्यू गई, लेकिन एस्टर से कम करेगा, पीएच जो है वो एसिड ग्रुप से कम डिसल्टिंग करेगा, तो इसकी डेल्टा वैल्यू आपके पास आएगी 6.46 ppm। तो जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो ये वाला रहेगा। ओके, अब यहाँ पे H दोनों सिस मैंने रिप्रेजेंट किए, मे बी ये ट्रांस भी हो सकते, ये इंफॉर्मेशन मुझे कपलिंग कांस्टेंट से मिलेगी जो कि गिवन नहीं है। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर यानी लास्ट लेक्चर में जब भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तब लेंगे। एट प्रेजेंट टाइम हम लोग चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पे, जिसका नाम है लाइक, जस्ट 1 मिनट हम देख लेते हैं। यस, अब अगर आपके पास कोई एरोमेटिक सिस्टम है, यस एरोमेटिक सिस्टम, तो एरोमेटिक सिस्टम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल के कारण एनुलिन भी निकलते हैं। ओके, तो एरोमेटिक सिस्टम में क्या रहता है कि जो आउटर प्रोटॉन्स होते हैं उनका डेल्टा वैल्यू 7 टू एरोमेटिक रीजन में आते हैं, 7 to 8 ppm में आता है, लेकिन जो इनर प्रोटॉन्स होते हैं, बेंजीन छोड़ दीजिए, एरोमेटिक सिस्टम कुछ दूसरा भी हो सकता है, लाइक 4n+2 से आपका 18 एनुलिन भी निकलता है, तो उसमें इनर प्रोटॉन भी प्रेजेंट होंगे। बेंजीन में इनर प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर इनर प्रोटॉन प्रेजेंट हुए तो वो अनिसोट्रॉपिक फील्ड में इस टाइप से ओरिएंट होते हैं कि वो आपका शिल्डिंग इफेक्ट शो होता है उनके ऊपर, यानी कि शिल्डिंग वो फील करते हैं, इससे उनकी डेल्टा वैल्यू अप फील्ड में चली जाती है, नेगेटिव डेल्टा वैल्यू आती है, तो उनकी डेल्टा वैल्यू कैसी रहती है, नेगेटिव डेल्टा वैल्यू आपको देखने को मिलती है। तो यहीं पे मैंने यहाँ पे शो किया है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है कि एरोमेटिक अगर है लाइक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का कोई सिस्टम है जो कि प्लानर है, साइक्लिक है और कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड और मोर स्टेबल्स भी रहते हैं ये आपके, तो इनकी जो डेल्टा वैल्यूज रहेगी आउटर प्रोटॉन की, ठीक है, आउटर प्रोटॉन की अगर मैं डेल्टा वैल्यू पूछूं, आउटर प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू क्या रहेगी आपकी 7 to 8 ppm रेंज में रहेगी, और इनर प्रोटॉन की मैं बात करूं, इनर प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू, प्रोटॉन डेल्टा वैल्यू अगर मैं बात करूं तो वो नेगेटिव रीजन में या अपफील्ड रीजन में रहती है। इसी टाइप से अगर कोई एंटी एरोमेटिक है लाइक 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इस कंडीशन में इसके आउटर प्रोटॉन जो है, आउटर प्रोटॉन्स की डेल्टा वैल्यू आपकी आएगी नेगेटिव रीजन के अंदर, और इनर प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू, आपकी आएगी 7 to 8 ppm के रेंज में। जस्ट उल्टा कर देना आपको। इसी टाइप से एग्जाम्पल है लाइक एनुलिन है आपका, एनुलिन के इनसाइड जो प्रोटॉन होते हैं वो शील्डेड होते हैं, और वो आपको देते हैं डेल्टा वैल्यू लो रहता है, मीन्स समथिंग आपका नेगेटिव वैल्यू भी ये शो कर सकते हैं। और आउटसाइड प्रोटॉन है वो एरोमेटिक सिस्टम लाइक बेंजीन की तरह डीशील्डेड होते हैं और डेल्टा वैल्यू हाई रहती है, एरोमेटिक रीजन में आती है, लाइक 7 to 8 ppm रीजन में ये आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन से एनुलिन्स आपके एरोमेटिक होते हैं, लाइक 14 एनुलिन, 18 एनुलिन, 22 एनुलिन। ओके, और एंटी एरोमेटिक सिस्टम की अगर बात करें तो जस्ट आपको फ्लिप कर देना है, उसके इनर प्रोटॉन एरोमेटिक रीजन में होंगे, डीशिल्डेड होंगे, डेल्टा वैल्यू हाई आएगी, बट आउटर प्रोटॉन उसके शिल्डेड रीजन में होंगे, लो डेल्टा वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, अप फील्ड के अंदर वो रहेंगे। एग्जाम्पल फॉर एंटी एरोमेटिक अगर एनुलिन की बात करें तो लाइक 8 एनुलिन, 12 एनुलिन, 16 एनुलिन, 20 एनुलिन, ये सारे सिस्टम। अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक निकलता है ये है आपके पास न्यूक्लियर ओवरहाउसर इफेक्ट। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेडिक्शन में, उसके स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में एनओई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू वो इतने क्वेश्चन इसमें से नहीं देता, फिर भी हमें पता होना चाहिए। होता है क्या इसके अंदर कि हम किसी मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर प्रोटॉन को रेडिएट करते हैं, ठीक है,
तो इसके रेडिएशन जब भी एक पर्टिकुलर प्रोटॉन रेडिएट हुआ, वापस से वो अपने स्टेबलाइज स्टेट के अंदर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज होने से इसके नेबर वाला प्रोटॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले तो क्या होगा, वो प्रोटॉन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो समथिंग आप स्टेप समझ सकते हो कि इस पोजीशन के ऊपर 2 प्रोटॉन है Hb और एक इधर है प्रोटॉन Ha। अब Ha जब रिलैक्स हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, Hb के पास गई तो इसका क्या हुआ, इरेडिएशन द प्रोटॉन इंटेंसिटी डिड नॉट चेंज, यानी कि जब भी हम इरेडिएशन हो रहा है तो इसका इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन इरेडिएशन ऑफ प्रोटॉन इज, अगर ये हाइड्रोजन फ्लिप कर जाए, पोजीशन अपनी चेंज कर जाए, उस कंडीशन में इंटेंसिटी इसकी इंक्रीज होगी। इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, न्यूक्लियर ओवरहोसर इफेक्ट। इसे मैं अलग लेक्चर के अंदर सही से भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। एट प्रेजेंट टाइम ये इतना इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे इसे नहीं दे रहा। फिर रहता है कार्बन 13 NMR, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन ऊपर रहे हुए हैं उन्हें लास्ट में सारे NMR के टॉपिक, छोटे टॉपिक्स पूरे होने के बाद हम कवर करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में। और ये सारे जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं, कहीं ना कहीं मैंने डेट मेंशन नहीं की लेकिन ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।